हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय को दिखा दिया है, बता दिया है पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय को। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम, और दोस्तों मेरे वीडियो को मैं आगे लेकर जाऊं इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में कोई कमी है तो मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 में केग की नियुक्ति की बात कही गई है ना। और शपथ की बात कही गई है और सेवा शर्तों की बात कही गई है। सेवा शर्तें, नियुक्ति और शपथ की बात 148 करता है और इसके गठन की बात भी इसमें कही गई है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों का वर्णन करता है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य हैं और जो शक्तियाँ इन्हें प्रदान की गई हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 149 करता है। ये अनुच्छेद कम है दोस्तों, प्रत्येक अनुच्छेद को याद रखना है हमें, है ना, कि कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 150 जो है, अनुच्छेद 150 संविधान में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि संघ और राज्य के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, केग की सलाह पर, है ना। संघ और राज्य के खातों का विवरण केग की सलाह पर राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। ओके। तो अनुच्छेद 150 क्या कहता है कि जो संघ और राज्य के खातों का विवरण होगा वह केग की सलाह पर राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। और 151 जो कि लास्ट अनुच्छेद है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, संविधान में जो अनुच्छेद है 151, इसमें कहा गया है कि संघ के खातों से संबंधित जो भी वार्षिक रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट की बात करता है यह 151, अनुच्छेद 151 में रिपोर्ट दी गई है। तो जो संघ के खातों से संबंधित जो रिपोर्ट होगी वह राष्ट्रपति को सौंपेगा, है ना। इसकी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। और इसे संसद के दोनों सदनों के पटल रखना होगा। संसद के दोनों सदन जो है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके समक्ष से रखना होगा। 151 ये कहता है। और राज्यों की रिपोर्ट की अगर यह बात करें, राज्य की रिपोर्ट की अगर यह बात करें तो यह रिपोर्ट जो रहेगी यह राज्यपाल के समक्ष रखी जाएगी। और राज्यपाल इसे कहाँ रखेगा? राज्य विधानमंडल में रखेगा। ठीक हमने जो आयोग अभी कंप्लीट किए हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उनमें कहा गया है कि रिपोर्ट, जो राज्य की रिपोर्ट होगी वो राज्यपाल को सौंपी जाएगी और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में रखेगा, वैसे ही केंद्र की जो रिपोर्ट होगी वह राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और राष्ट्रपति से संसद के दोनों सदनों में रखेगा। तो ये इसमें कहा गया है। दोस्तों, एक बात और याद रखने की है कि संविधान के अनुच्छेद 279 जो है, संविधान का अनुच्छेद 279 में कहा गया है कि जो शुद्ध आय की गणना है केग के द्वारा ही प्रमाणित की जाती है। जो शुद्ध आय की गणना होती है, सबसे मतलब जो भी आय की गणना की जाती है अन्य राज्यों में भी, लेकिन जो शुद्ध आय की गणना होती है वह कहाँ, केग के द्वारा ही की जाती है। और इसका जो प्रमाण पत्र है वही अंतिम माना जाता है ना। तो कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है? 279 अनुच्छेद में कहा गया है कि जो शुद्ध आय की गणना है केग के द्वारा ही प्रमाणित की जाती है और उसके प्रत्येक प्रमाण पत्र को ही अंतिम माना जाता है। ये अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं दोस्तों
आपको मैं अपनी नोट्स दिखाती हूँ और फिर मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे उन नोट्स को प्रोवाइड करा दूँगी। आप उन्हें देख लीजिएगा और उससे पढ़ने की कोशिश करिए और अपनी नोट्स स्वयं बनाइए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 148, जिसमें 148 एक में भारत में केग की स्थापना की बात कही गई है, नियुक्ति की बात कही गई है। तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, है ना। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हटाने की प्रक्रिया जो होगी वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इसमें नियुक्ति की बात भी की गई है और हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी कहा गया है अनुच्छेद 148 में। इसके बाद अनुच्छेद 148(2) में शपथ की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 148(2) शपथ की बात करता है। तो शपथ कौन दिलाएगा? इसे राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। अनुच्छेद 148(3) में वेतन एवं सेवा शर्तें की बात कही गई है। 148 में ही वेतन और सेवा शर्तों की बात कही गई है। इसमें जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन होगा 2.5 लाख रुपीस और संसद द्वारा यह तय किया जाएगा। 1971 के अधिनियम द्वारा यह तय किया गया है ना। तो वेतन एवं सेवा शर्तें जो है 1971 के अधिनियम द्वारा तय किए गए हैं और वेतन एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा तय होंगी। इनकी पदावधि भी जो होगी वह भी संसद द्वारा तय होगी। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी पद की अवधि होगी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होंगे वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो। तो दोस्तों 6 वर्ष जो कि इनके पदावधि की बात करता है और आयु की बात करता है 65 वर्ष। अगर इसने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं इन्होंने 6 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किए हैं और उसी बीच में ये 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो ये उस पद पर नहीं रहेंगे, ये याद रखिएगा। जो इनकी पेमेंट होगी ना वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होगी, है ना। त्यागपत्र की बात अगर हम करें तो त्यागपत्र भी 148(3) में है। तो त्यागपत्र ये किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ही इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वह शपथ की बात हो, नियुक्ति की बात हो, त्यागपत्र की बात हो। तो इसमें जो है राष्ट्रपति को ही ये देंगे, है ना। और कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं होगा इनकी। इसके बाद अनुच्छेद 148(4) जो कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीनस्थ कोई पद धारण नहीं कर सकेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो किसमें यह बात कही गई है? 148(4) इम्पॉर्टेंट है। 148(4) में यह कहा गया है कि अगर इनकी सेवानिवृत्ति होती है तो इसके बाद ये भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो किसी के अधीनस्थ ये कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। इनका पद अंतिम ही होता है ना। इसके बाद अनुच्छेद 148(5) कहता है इसमें जो केग के नियम है वह राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा ही केग के नियम बनाए जाएंगे, यह बात इसमें कही गई है 148(5) में। 148(6) जो केग का वेतन और व्यय की बात करता है तो यह कहाँ से होंगे? तो संचित निधि से केग का वेतन और व्यय किया जाएगा, यह 148(6) कहता है। तो दोस्तों जो 148 है उसमें बहुत सारी बातें हैं, चाहे नियुक्ति से संबंधित हो, शपथ से संबंधित हो, त्यागपत्र से संबंधित हो, नियम से संबंधित हो या त्यागपत्र से संबंधित हो या पदावधि से संबंधित हो। तो इस 148 में ही बहुत सारी बातें इसमें कह दी गई हैं। तो ये याद रख लीजिएगा आप, कई 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा ये, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 149 जो कि केग के कार्य एवं शक्तियों की बात करता है जो संसद द्वारा तय होंगी। इसे मैं आगे बताती हूँ आपको डिटेल्स में। इसके बाद अनुच्छेद 151 जो है, अनुच्छेद 151 में रिपोर्ट
जो होगी वह जो संघ की रिपोर्ट होगी वह राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, राष्ट्रपति इसे संसद में रखेंगे प्रतिवर्ष, है ना। और राज्य की रिपोर्ट जो होगी वह राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जो इसे राज्य विधानमंडल में रखेंगे। अब दोस्तों हम कैग के कार्यों को समझ लेते हैं। कैग के कार्यों को जानने के पहले अनुच्छेद 150 जो बात कहता है उसके बारे में समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि संघ और राज्य को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, कैग की सलाह पर, जो कि मैंने आपको बताया है। अब हम इसके कार्यों को की डिटेल्स देख लेते हैं कि संघ जो इसके कार्य और शक्तियां हैं, जो कि अनुच्छेद 149 में दी गई हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। कैग को प्रत्येक स्रोत में ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त है ना। प्रत्येक स्रोत में ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त है। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्रोत हैं जिसमें ऑडिट कर सकता है ये। तो अनुच्छेद 148 से 51 तक जो बातें कही गई है उसमें ऑडिट कर सकता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971, महत्वपूर्ण निर्णयों में भारत सरकार के निर्देश, और लेखा परीक्षा विनियम 2017, है ना। तो प्रत्येक क्षेत्र में इसे ऑडिट करने का अधिकार है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। इसके बाद देखते हैं कि कैग को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण ये करेगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत और राज्यों के आकस्मिक और सार्वजनिक खाते के खर्चों का परीक्षण भी करेगा। केंद्र और राज्यों के विभागों के ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट, अन्य चीज़ों का परीक्षण भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करेगा। सरकारी कंपनी, निगमों और निकायों का परीक्षण भी यह करेगा। स्थानीय निकायों का परीक्षण भी यह करेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित हो तो, है ना। इसके बाद केंद्र और राज्यों के खातों के प्रारूप में सलाह, है ना। केंद्र और राज्यों के खातों के प्रारूप में यह सलाह भी देगा। संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में ये कार्य करेगा। संसद की जो लोक लेखा समिति, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति जो है, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो इसके मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में भी यह कार्य करेगा। एक चीज़ और याद रखने की है दोस्तों कि अनुच्छेद 279 जो संविधान में दिया गया है, इसमें शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, यह बात कही गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जो तीसरी अनुसूची है संविधान की, जो भारत के संविधान में दी गई है, उसकी धारा 4 में भारत के कैग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह कह रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और जो कैग है, तो इनके द्वारा जो शपथ ली जाएगी, तो इसका प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं छठी अनुसूची क्या बात करती है। तो छठवीं अनुसूची जो कि संविधान में दी गई है, इसके अनुसार जिला एवं क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति की अनुमति एवं कैग द्वारा बताए गए प्रारूप के अनुसार ही रखना होगा। छठी अनुसूची में जिला और क्षेत्रीय परिषद के जो खाते होते हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति और कैग द्वारा बताए गए प्रारूप के अनुसार ही रखना होगा। दोस्तों ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी मुझे बताइए आप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इससे संबंधित वीडियो मैं लेकर आऊँगी। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी आपको हर एक आयोग के बाद में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उन्हें देखिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।